और देखिए जबरदस्त यहाँ पर खुशी का माहौल है। गुलाल लेके आए, देखिए यहाँ गुलाल खेला जा रहा है, रसगुल्ले बांटे जा रहे हैं। तमाम जिन्होंने जमीन पर मेहनत की है वो तमाम नेता यहाँ पर मौजूद है। महिलाओं में जबरदस्त खुशी का माहौल है, हाथ में कमल लेके आए। नीरज जैन हमारे साथ मौजूद है, पिछले 6 महीने से लगातार यहाँ पर थे। शिशिर बाजोरिया भी हैं। ये तो जबरदस्त विक्ट्री है, आप लोग तो गुलाल भी खेल रहे हैं, रसगुल्ले भी बांट रहे हैं। बंगाल की जनता के दिल में कमल खिला है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सपना देखा था बंगाल के लिए, बंगाल की सुरक्षा के लिए, उन्नति के लिए और सोनार बांग्ला का, वो सपना आज पूरा होता हुआ दिख रहा है। निश्चित रूप से ये जीत जो है भाजपा के बंगाल के कार्यकर्ताओं की 200 पार जाने वाला है। बिल्कुल, अब की बार 200 पार, और निश्चित रूप से ये विजय पूरे देश के अंदर पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी, क्योंकि मुझे लगता है कि बंगाल की जीत हमारे जो एक सूखा था पूर्वोत्तर भारत में, कहते थे कि बंगाल नहीं जीतेंगे तब तक माना नहीं जाएगा। आज बंगाल की जीत बता रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का जो मेहनत है वो आज यहाँ सफल होती हुई दिखाई दे रही है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ देश भर के भाजपा के कार्यकर्ताओं को, बंगाल के कार्यकर्ताओं को, और हमारे जो रणनीतिकार है भूपेंद्र यादव जी, सुनील बंसल जी, जिनके नेतृत्व में यहाँ चुनाव लड़ा गया और इस चुनाव को आज विजय की ओर लेकर के हम जा रहे हैं। तो मनीष, तस्वीरें बता रही हैं कि कितना जोश है बीजेपी में, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में। जीत इतनी ऐतिहासिक है ये। हमारे साथ बीजेपी लीडर मैथिली ठाकुर इस वक्त जुड़ रही हैं। मैथिली जी ने जाकर बंगाल में अपनी पार्टी के लिए प्रचार भी किया। महिला होने के नाते खास तौर पर मुझे लगता है उनको खुशी होगी इस जनता के इस मैंडेट को लेकर के। मैथिली जी, हम लोग लगातार बात कर रहे हैं कि बंगाल में ममता बनर्जी का हारना, आप लोगों का सत्ता में, अब तो सत्ता में आ ही गए आप लोग, लगभग वहां पहुंचना, ये अपने आप में पॉलिटिकली एक बहुत बड़ी घटना है। लेकिन कितना आत्मविश्वास था कि ये नतीजे आएंगे? ऑनेस्टली मैं जब वहां पर अलग अलग जगह पे गई, अलग अलग कैंडिडेट्स के लिए कैंपेन करी थी, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ते जा रहा था। कभी भी कोई मुझसे पूछ रहा था कि क्या लग रहा है, तो मुझे टोटल फील हो रहा था कि नहीं, यहाँ के लोग बहुत बदलाव चाहते हैं। तो मैं अंदर ही अंदर मुझे लग ही रहा था कि हम लोग को पूर्ण तरीके से यहाँ पे जीत मिलेगी। और वही हुआ जो लोग चाहते थे, जो लोगों की आंखों में मैंने देखा, उनसे बात करते वक्त मैंने महसूस किया कि जिस प्रकार वो बदलाव चाह रहे हैं अपने राज्यों में, तो वो उसी का आज परिणाम हम सभी देख रहे हैं। क्या क्या कहते थे लोग आप लोगों से, क्या शेयर करते थे? लोग बोलते थे चेंज बहुत जरूरी है, चेंज बहुत जरूरी है। यहाँ पे गुंडागर्दी बढ़ते जा रहा है टीएमसी वालों का। तो ये लगातार वो मुंह पे बोलते थे, इसमें ऐसा कोई चोरी छुपा करके नहीं बोलते थे। फॉर एग्जाम्पल, हम जिस गाड़ी में बैठ रहे हैं उसमें ड्राइवर ही बोल रहे हैं, जहाँ पे जिस रेस्टोरेंट में जा रहे हैं वहाँ पे जो हमें सर्व कर रहे हैं, एक जो आम वहाँ पे जो आदमी है, वो ये सब बातें डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पे बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैथिली जी, जिस डर की बात आप करते हैं या पूरी भारतीय जनता पार्टी करती है, जिस भय से भरोसे की बात आप लोगों ने की, जब ग्राउंड पर आप लोग उतरते थे, जनसंपर्क करते थे, तो ये भय कैसे दूर किया आप लोगों ने? सबसे पहले मेरा तरीका सारे बड़े बड़े पॉलिटिशियन से डिफरेंट था, क्योंकि मैं जानती थी कि मुझे लोगों से आत्मीयता स्थापित करनी है और मुझे उसके लिए एफर्ट्स नहीं डालना पड़ता। और लगातार अपने आप जब भी मैं कहीं जाती हूँ, लोगों से बात करती हूँ, तो हमेशा लोग बहुत अलग तरीके से मुझसे कनेक्ट करते हैं। तो मैं बस लोगों से अपील करती थी कि आप अपने लिए सोचिए। और वहाँ पे एक चीज़ और मैंने महसूस की कि वहाँ पे जय श्री राम, जय माँ काली, इस सब पे भी लड़ाई छिड़ रहे थे। और धर्म को लेकर के भी बहुत सारी ऐसी बातें थी जो लोग बहुत ज़्यादा माइंड नहीं करते थे कि उनके राज्य में कैसे अलग अलग चीज़ें अब प्रबल होती जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं मैंने उनको उन्हीं की संस्कृति से अवगत, मैं नहीं बोल सकती कि मैंने अवगत कराया, लेकिन वो चीज़ मैंने उनको ध्यान कराया कि बंगाल की धरती कैसी है, बंगाल की धरती का इतिहास कैसा है और आज के समय में बंगाल कैसा दिख रहा है। तो बहुत ज़रूरी है खुद को प्रोटेक्ट करना, खुद की कल्चरल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना। मैथिली जी, महिला वोटर्स की भी खूब चर्चा हो रही है बंगाल के इन चुनाव में कि महिला वोटर्स ने इस बार मोदी पर यकीन किया है, बीजेपी पर यकीन किया है। जब महिलाओं से आप मिल रही थी तो महिलाओं के अंदर क्या डर था, क्या फैक्टर्स थे, वो क्या बात करती थी? ये कोई पहली बार देखने को नहीं मिला है। बिहार चुनाव में भी
जिस तरीके से एनडीए को महिला वोटर्स ने बहुत प्यार दिया, विश्वास दिया, उसी प्रकार बंगाल में भी देखने को मिल रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी जी से काफी जुड़ाव है लोगों का। खुद मेरे साथ जो बहुत सारे कोऑर्डिनेटर्स थे, सब लोग का यही कहना था कि बस एक सपना है कि मोदी जी से मिल जाए। मैं यही सोचती थी कि प्रधानमंत्री मोदी जी एक जगह खड़े होकर के जब भाषण दे रहे हैं तो इतने सारे लोग हुजूम के साथ सुनने के लिए जा रहे हैं, तो वो क्या क्रेज है उनका, या फिर क्या लोगों की मानसिकता है कि मोदी जी के इतने बड़े फैन हैं सब लोग। तो मुझे भी काफी अच्छा लगता था ये सुन करके कि प्रधानमंत्री जी के प्रति महिलाओं के अंदर इतना ज्यादा सम्मान है और इतना इतना प्रेम पूर्वक लोग उनको सुनते हैं। मैथिली जी, ये साफ है कि लोगों में अगर बदलाव की कोई बहुत प्रबल इच्छा नहीं होती तो ऐसे नंबर नहीं आते, इस तरीके के नतीजे देखने को नहीं मिलते। वहां तो महिला मुख्यमंत्री थी और उनकी बहुत सारी स्कीम्स भी चल रही थी, ग्राउंड पर वो स्कीम्स वर्क भी कर रही थी, ऐसा बताया जाता था। इसके बावजूद ममता बनर्जी से क्यों दूर हुए वोटर, खास तौर पर महिलाएं? मुझे इसका एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी वाला चीज लगता है, जो एक कल्चर से लोग अपने ही दूर चले जा रहे थे। मतलब उस चीज को कहीं भी रखा ही नहीं गया था। और मैंने तो अपने राज्य के भी बारे में बोला कि सरकार जो भी पॉलिसीज लाती है वो टैक्स के पैसे से, हमारी टैक्स के पैसे से, जो गरीबों के लिए अलग अलग योजना है, जो अति पिछड़े वर्ग है उनके लिए योजना है, तो हम उसको अलग रखते हुए ये भी देखना चाहेंगे कि हमारे आसपास का माहौल कैसा है, हम जिस माहौल में हमारी अगली जनरेशन आ रही है वो कैसे माहौल में जीने वाली है। तो उस मामले में देखा जाए तो बंगाल काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था। वहाँ पे एक समय पे अगर ये कंटिन्यू रहता तो कल्चरल क्राइसिस भी हो सकती थी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि लोगों ने इस चीज़ को महसूस किया और अपना मैंडेट तो देख ही रहे हैं। मैथिली जी, जब आप चुनाव प्रचार कर रही थी तो कई जगहों पर भजन के साथ आप हुंकार भरती थी, या भजन के साथ आप अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत करती थी। तो भजन गाना, जय श्री राम का उद्घोष करना, ये इतना जरूरी क्यों था पश्चिम बंगाल में? ये जरूरी मतलब मेरी तो आइडेंटिटी ही भजन को लेकर के है। तो मैं जहाँ जाऊँ मैं लोगों को जोड़ने के लिए, क्योंकि लोग खुद ही बोलते थे मैडम आपका ये गाना बहुत सुने, आप ये वाला 2 लाइन सुना दीजिए, तो उनको मैं निराश भी नहीं कर सकती थी। काफी सारे लोगों ने फिर बाद में जब जैसे ही मैं वापस लौट के बिहार आई, मैं खुद इतनी तंग आ गई थी सोशल मीडिया पे, जैसे टीएमसी के बहुत सारे लोगों ने मुझे जिस तरीके से टारगेट करना शुरू किया कि ये तो राम के नाम पर ये वो। तो बात ये नहीं कि मैं इधर सिर्फ भजन गा करके आई, मैं बंगाल की धरती पे रविंद्रनाथ टैगोर के बहुत सारे गीत, रविंद्रनाथ ठाकुर जी के बहुत सारे गीत जो उनके खुद के माने जाते हैं, मैंने उनके गीत उनको सुनाए। तो ऐसा कुछ था नहीं, मेरी आइडेंटिटी जिससे है, मुझे लोग भजन से जानते हैं, मेरे भजन सुनते हुए आए हैं, तब उन्होंने मुझे पॉलिटिक्स में देखा, इसीलिए मैं अपने आप को उस तरीके से प्रेजेंट करती हूँ हमेशा, हर जगह। तो ये तो आपको पता ही होगा, आपको मालूम ही होगा कि आप जीतेंगी अगर, तो लोग आपसे जो है फिर कहेंगे कि इस मौके के लिए आपने कौन सा गीत तैयार किया है, कौन सा भजन सोच के रखा है। मैं अपने भजन को चुनाव के उसके तरीके से तैयार नहीं करती हूँ, जो है जो गा रही हूँ मैं वही सुनाती हूँ। और क्या सुनना चाहेंगे आप? आपने जो भी अपने कैंपेन में गाया हो वो सुना दीजिए। मैं सुनाती हूँ, एक सेकेंड। उस समय तो सब जुबान पे इतने सारे बांग्ला गीत याद हो गए थे, आपको अभी भी सुनाती हूँ। क्यों को था ना कोई ओरे ओरे ओ भागा, क्यों को था ना कोई ना 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 मुख फिराए सबाई करे भय, तबे सबाई मना, मैं भूल गई हूँ उसके शब्द। तबे पुराण खुले, তবে পরাণ খুলে ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে, যদি কেউ ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। आपकी आवाज तो वैसे ही इतनी मीठी है, अब ये जीत की मिठास और घुल गई आपकी आवाज में। मैथिली ठाकुर जी, बहुत शुक्रिया, बहुत आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद और बहुत बधाई एक बार फिर आपको। मैथिली ठाकुर हमारे साथ जी जी। और स्टूडियो में हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आ चुके हैं, प्रोफेसर संगीत रागी जी आ चुके हैं, विजय त्रिवेदी जी आ चुके हैं। बहुत स्वागत सर आप लोगों का। वहाँ जनता, वहाँ
पॉलिटिकल पार्टियां जो है मेहनत कर रही थी, यहाँ आप इलेक्शन समझाने की मेहनत कर रहे थे लोगों को कि इस चुनाव में क्या होने जा रहा है। हाँ? रागी जी आप ने सब कहा लोग कि आप विजय- पहले ये चाह रहे हैं कि विजय जी बोले? नहीं, वो रागी जी ने भी धीरे से कहा, पता नहीं क्यों सार्वजनिक नहीं कर, उन्होंने कहा कि विजय जी इधर आ जाते तो ठीक रहता उनके बगल में, पता नहीं क्यों कह रहे थे ऐसा। नहीं, लेकिन नहीं, पूरे इलेक्शन के दरमियान विजय जी ने विदुर की तरह किंतु परंतु किया, और हमेशा ये उनको सिंपल मैथमेटिक्स जो हम लोग पढ़ाते थे शिक्षक होने के नाते कि भाई 90 लाख वोट कट चुका है, और वे सारे वोट कौन हैं आपको बताने की जरूरत नहीं। कुछ तो मरे हुए हैं, कुछ जो छापा वोट में फिर भी उनका पड़ता था, कुछ बांग्लादेशी लोग थे जिनका वोट कटा है, और 27 लाख है क्रॉस द कॉन्स्टिट्यूएंसी 20 से 24 हजार वोट कटे थे। और ममता बनर्जी को 60 लाख वोट का अंतर आया था पिछली बार चुनाव में। इस बार फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा तो लोग होली खेलेंगे, ये बहुत साफ है। और जो डर है, मुझे एक ही चीज लग रहा है, जैसे कोई कॉलेज जाता है बच्चा ना स्कूल से, तो जैसे लगता है कि कोई बछड़ा अपने पगहा तोड़ा करके माँ के पास दूध पीने के लिए आती है, उस रफ्तार में भागता है। बंगाल की जनता लगता है जैसे कोई कंस और पुतना से उसको मुक्ति मिली हो, उस प्रकार से आज लोग आकर के वोट करने के लिए। 93% मतदान आप मामूली बात समझ रहे हैं? कहीं होता है क्या किसी डेमोक्रेसी में? मैंने डिक्टेटर रिजिम में तो हुआ है, डेमोक्रेसी में मुझे कोई एग्जाम्पल दिखाई नहीं देता। मैं पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर हूं, मुझे कहीं नहीं दिखाई देता है। और ये मुझे ऐसा ही दिखाई दे रहा है जैसे कोई जकड़न से निकला हुआ आपको मौका मिला तो आप जाकर के अपनी सारी चीजें उड़ेल देते हैं। वही मुझे बंगाल की धरती पर आकर के आज दिखाई दे रहा है। आपने कहा कि विजय जी किंतु परंतु कर रहे थे, हम लोग जब ये इलेक्शन के बीच में बात करते थे, किंतु परंतु के साथ भी वो कह यही रहे थे जो दिख रहा है। नहीं, आखिर में तो वो मान गए थे। मैं ये कह रहा था कि उस दिन भी हम लोग बात कर रहे हैं, किंतु परंतु तो होता ही, क्योंकि क्या क्या फैक्टर्स हम स्टडी कर रहे हैं। लेकिन हमने ये बात हमेशा कही कि जब जनता तय कर ले कि बदलाव करना है, तो फिर उसमें कोई सेफोलॉजी, कोई मैथमेटिक्स, कोई केमिस्ट्री काम में नहीं आती। और वो ये दिख रहा, कल भी हम सब बात कर रहे थे, तो मैंने कहा यदि जनता तय करेगी बदलाव का, तो ये जो मार्जिन है वो बहुत बड़ा होगा। बीजेपी की जब जीत होगी तो बड़ी होगी, कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस जीतेगी तो वो कम मार्जिन के साथ जीतेगी, क्योंकि उसको तो फाइट करके जीतना है। ममता बीजेपी का जो जीत है वो बदलाव की जीत है। जब जनता तय कर ले, वो कोई भी इलेक्शंस हो आप देख लीजिए, वो बड़ा बदलाव जब होता है, जनता तय कर लेती है, तो उसमें कोई मैथमेटिक्स काम में नहीं आती है कि आपको फैक्टर्स की बात, जो हम लोग अक्सर डीवीटी फैक्टर्स की बात करते रहे। और ये भी बात हमने कही थी भाई माइनॉरिटी वोट वहाँ पर है 90%, तो उससे कंसोलिडेशन दूसरी तरफ भी होगा, जिसे रिवर्स आप वो कहते हैं कि रिवर्स पोलराइजेशन कहते हैं, तो वो भी वहाँ पर दिखाई देता है। और जो फैक्टर्स हैं, महिलाओं का वोटर पर हमने कहा ही था कि भाई महिलाओं का वोटर यदि उधर शिफ्ट होगा तभी होगा। और मैं उसको देख रहा था इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर, यहाँ पर आपको पता ही होगा कि उल्टा हो गया केवल वोट परसेंटेज, मेरे ख्याल से करीब 6% का फर्क पड़ गया है भारतीय जनता पार्टी को। तो जब ये सीट्स तो अभी आई हैं, उस समय मैं देख रहा था जब 6% हो गया था, तभी तय हो गया था कि इतना बड़ा मार्जिन। अभी हमारी स्क्रीन पर ही चल रहा है कि बीजेपी को 45% वोट बंगाल के अंदर मिला है। जो हम लोग जो गणित लगाते थे कि वो सारा वोट हिंदू वोट है, तो मतलब वो रफली 65% के करीब हिंदू वोट बीजेपी को मिलना चाहिए, तब ये जाके ट्रांसलेट होता है ओवरऑल 45% वोट। लेकिन सौरभ, आप इस पर ध्यान दीजिए, अभी जो आपके वहाँ के अपने नेता बोल रहे थे, मनोज तिवारी बोल रहे थे, ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि मुस्लिम ने भी वोट नहीं दिया, क्योंकि सारे मुस्लिम के वोट नहीं कटे। इतना जैसे 60 लाख कटे, जो भी कटे, बांग्लादेशी या जो गलत नाम है, कहीं और जाके जो छद्म नाम से कम्युनिस्ट पार्टियां डलवाती थी, टीएमसी डलवाती थी, इसलिए ये इमेज बनना भी, मतलब विद ऑल रिगार्ड्स टू अवर फ्रेंड्स, कई लोग हमारे और चैनल में भी या यूट्यूबर में कहते ना बिल्कुल हिंदू वोट। मेरा ये कहना है कि बंगाल में जो हिंदू है उसके ऊपर भी तो रूल करना है ना बीजेपी को। और दूसरा एक पॉइंट मैं ज़रूर बताऊँगा, आरएसएस के जो चीफ रहे हैं, चूँकि जिक्र अभी रजत जी ने भी किया था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बंगाल में भी काम पहले से करता था, असम में भी करता था, मैंने आपके डिस्कशन में भी तब कहा, और आज भी मैं कहूँगा कि उनकी थ्योरी तब भी ये थी कि 98% को हम हिंदू मानते। आप कह सकते हैं, जैसे मान लो कल मैं कहूँ जी मैं पूजा नहीं करता, उन्होंने कहा नहीं, लेकिन आपको तो हिंदू तो मानते हैं हम, आप नहीं करते हो, आप कहीं और जाके पूजा करते हो, आर्य समाज ही होंगे। आर्य समाज तो लाहौर से निकला ना, तो इसलिए ये सवाल नहीं है कि कैसे है। इसलिए ये भी धारणा प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने भी बार बार कहा, और आरएसएस के बारे में यही कहा जाता कि हिंदू वोट के लिए किया। हिंदुओं की मतलब पूरा देश में यदि हिंदू मानते हैं 98% को, मतलब क्या कहेंगे। ये प्रोफेसर राजेंद्र सिंह ने मुझे इंटरव्यू दिया, सुदर्शन जी ने इंटरव्यू दिया,
दोनों ने रिकॉर्ड में ये कहा कि 98% को हम हिंदू मानते हैं। इसलिए आज जब ये आता है तो नरेंद्र मोदी उसी स्कूल के हैं, वो उसी से निकले हुए हैं। वो ये कहते हैं कि हम सबको दे रहे हैं, ठीक है, जो बहुमत है आप उनको इग्नोर कर रहे हैं, माइनॉरिटी बांग्लादेशी आके वहाँ बंगाल में रूल करेगा। इस दृष्टि से ये रिवॉल्यूशन है, ये बंगाल में क्रांति है। यानी हर तरफ से बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला है। जितने फैक्टर्स पर अभी तक चर्चा की गई, जिस 30% वोट बैंक को लेकर अभी तक चर्चा की गई, उससे इतर भारतीय जनता पार्टी का ये जो मैंडेट है वो बता रहा है हर्षवर्धन जी की ममता के खिलाफ वोट गया है। छोटी सी टिप्पणी कर दूं, एक छोटी सी टिप्पणी कर दूं। यदि 2024 का लोकसभा इलेक्शन देखेंगे और बूथ वाइज आप काउंट करें तो आपको पता लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों का वोट मिला है 2, 3, 0, 7, 11। ये मेरे पास आंकड़े पड़े हुए हैं सारा। ये परसेंटेज बता रहे हैं या एब्सोल्यूट बता रहे हैं? एब्सोल्यूट मैं बता रहा हूँ, एब्सोल्यूट बता रहे हैं, एब्सोल्यूट बता रहा हूँ। और एक स्टेट का नहीं है, मैं आपको राजस्थान का आंकड़ा ला करके दे सकता हूँ, मैं आपको बिहार का आंकड़ा ला करके दे सकता हूँ। तो ये होना क्या चाहिए, ये अच्छी बात है। मोहन भागवत जी क्या सोचते हैं, सुदर्शन जी क्या सोचते हैं, अच्छी बात है। लेकिन जमीन पर क्या उतरता है, हमको वो चीजें इग्नोर नहीं करनी चाहिए कि एन ब्लॉक वोटिंग पड़ती है, कौन भारतीय जनता पार्टी को हरा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हिंदू पार्टी है। ये मूल समझना बहुत आवश्यक है। लखनऊ और अहमदाबाद में क्या था ये बताइए आंकड़ा। सर मैं तो लखनऊ में राजनाथ सिंह जीतते हैं, अमित शाह अहमदाबाद में जीतते हैं। एक्सेप्शन को रूल और रूल को एक्सेप्शन के तौर पर हमें नहीं प्रोजेक्ट करना चाहिए। नहीं, वो भी एक्सेप्शन नहीं है। नहीं, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी पर वोट पड़ा है। देखिए, पहली बात तो ये अच्छा है लखनऊ और अहमदाबाद की बात कर दी, तो लखनऊ की बात कर लेते हैं और तथ्य के तौर पर आ जाते हैं। अटल जी जैसे उदार कहे जाने वाले नेता को भी 8 से 9% मत से ऊपर कभी नहीं गया। और मुस्लिम बहुल इलाकों में अटल जी को भी लखनऊ जैसी जगह पर भी उनका बूथ का जो एजेंट होता था वो किस पार्टी के लिए जाता था, वो कोई कहने की बात नहीं। और मैं हमेशा इसको कहता हूं कि भाजपा को मुस्लिम वोट करता है, इसको बस यही करिए कि मन में मुस्कुरा के दिखाओ। मैं बार बार यही कहता हूं, तो मन में मुस्कुरा के अगर कोई दिखा सकता है तो ऐसे ही भाजपा को मुस्लिम वोट मिलते हैं। लेकिन इस पूरे को, जिसको हम लोग जिसको कहते हैं ना, गुरुजन अपने छात्रों को सिखाते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान और रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। ये पत्थर पर रस्सी का निशान पड़ा है। ये सामान्य चुनाव है ही नहीं। ये जिसको बीएल संतोष सिविलाइजेशनल क्लैश की बात करते थे, जिसको भारत में कहा जा रहा था ये तो संभव ही नहीं, कैसे आप कर लेंगे जिस तरह के वहां डेमोग्राफी है। और कल मैंने इंडिया टीवी पर एक बात कही थी कि मान लीजिए कल को अखिलेश यादव से यादव मतदाता निकल जाए, आप सिर्फ कल्पना करके देखिए। ये मुसलमान मतों का मसला नहीं है। ये जो भद्र लोग जिसको हम कहते थे, जो पावर शेयरिंग में था कम्युनिस्टों के साथ, तृणमूल के साथ, कांग्रेस के साथ भी, वो इधर आ रहा है क्या, और अगर वो शिफ्ट कर रहा है तो वो कैसा मैंडेट होगा उसकी कल्पना की जा सकती है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, ये हुआ कैसे, ये तो हम लोग अब सब बात कर लेंगे। जिसके 2021 में जो भारतीय जनता पार्टी, जिसके कार्यकर्ता पिट रहे थे, वर्कर ही कह रहा था यार हमें छोड़ के नेता निकल जा रहे, वहां से यहां तक का जो सफर तय किया गया है, बीजेपी ने जो रणनीति और जो सचमुच जमीन पे काम किया है, एक एक जगह की मैन टू मैन मैपिंग, ये कमाल का काम किया बंगाल में। और मेरी जिन लोगों से बात हुई, चूंकि वहां इस चुनाव में लगे हुए कम से कम पिछले 6 महीने साल भर से जो लोग लगे हैं, उनमें से बहुत से लोग बताते हैं कि हमें तो ये भी नहीं पता था, हमें तो वहां के लोगों से संवाद करने में लग गया 1-1.5 महीने, क्योंकि हम उस तरह से बांग्ला भाषी नहीं है, हम नहीं जानते थे। वहां भारतीय जनता पार्टी पहुंची। और हम लोग जब ये बात कर रहे हैं तो हम में से किसी को नहीं पता है कि हमारे देश का नेता प्रतिपक्ष कहां है। आप राजनीति में कनेक्ट तो होता है ना, अगर आपके पास कनेक्ट नहीं होगा तो पब्लिक कैसे इसलिए सिर्फ कह दे कि आप कह रहे हैं कि अच्छा फलाना पार्टी है वो जीतती चली जा रही है, हमें रोकना चाहिए, हमें डेमोक्रेसी अच्छी करनी चाहिए। ऐसे डेमोक्रेसी नहीं होती। डेमोक्रेसी पब्लिक का मैंडेट विन करना होता है, ट्रस्ट विन करना होता है। भारतीय जनता पार्टी ने वो करके दिखाया, और उसका जब ट्रस्ट डेफिसिट होता है तो उस पर और ज्यादा वो नजदीक जाती है। जिसको हम कई बार यूं भी करते हैं, जो आलोक जी कह रहे हैं कि मुसलमानों का मत है कि नहीं, वो सरकार के तौर पर उनकी जिम्मेदारी है, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए एक बराबर जिम्मेदारी। लेकिन जब आप पॉलिटिकल कहते हैं कि हमें वोट मिलेगा तो उसकी मैपिंग करनी पड़ती है, वो बड़ा जरूरी है समझना। अब आज के बाद ये मुझे लगता है कुछ एक दिन तो बहस हम लोग भी करते रहेंगे कि ये वोट, इसको कैसे डिफाइन किया जाए। रजा जी, ये तो बात ठीक है कि उनको हिंदू वोट में से ही मिलना था, बीजेपी को जो भी वोट मिलना था, लेकिन उसको क्या हिंदू मुस्लिम वाले नैरेट चश्मे से देखकर हिंदू वोट मानना चाहिए? देखना ही चाहिए, उसमें कोई उस लिहाज से देखना चाहिए, कोई मतलब इधर उधर की बात नहीं करनी चाहिए। सच बात है, पश्चिम बंगाल में मुसलमानों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया,
पश्चिम बंगाल में मुसलमानों ने जहां वोट दिया बीजेपी को हराने के लिए दिया, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। जहां तक हिंदू वोट कंसोलिडेशन का सवाल है, कई बारी रिएक्शन भी होता है, लेकिन बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने 2 साल पहले चुनाव की तैयारी शुरू कर दी। एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 2-2, 3-3 लोग तैनात कर दिए। उन्होंने लोगों से संवाद किया, वहाँ एमएलए की क्या कमज़ोरी है, सरकार की क्या कमज़ोरी है, उसको पढ़ा। एक एक एमएलए के खिलाफ चार्जशीट फाइल की, 240 जगह पर चार्जशीट फाइल की एमएलए के खिलाफ, माहौल बनाया। और वो जो माहौल है, जब वो स्टेट लेवल पर आया तो उसका सीधा ममता बनर्जी को नुकसान हुआ। ममता बनर्जी को सामने हार दिखाई दे रही थी, वो बौखला गई, वो कोई सही इशू नहीं उठा पाई, और जिस तरह की भाषा को उन्होंने इस्तेमाल किया, इन सब से उनका ग्राफ लगातार गिरता चला गया। और सबसे बड़ी बात, सिंबॉलिक संदेश खाली में किसको इलेक्शन लड़ाया, आरजी कार की विक्टिम की मां को चुनाव लड़ाया, एक मैसेज दिया महिलाओं के लिए, एक मैसेज दिया हिंदुओं के लिए, एक मैसेज दिया बंगालियों के लिए। और ममता बनर्जी जब जब कोई छोटी बात की, ये मछली खाना रोक देंगे, ये SIR करा के वोट काट देंगे, ये गुजराती है, ये आके रूल करेंगे, उन सबको बड़े सलीके से काउंटर किया। और एक और बड़ी बात चुनाव की लड़ते समय दिखाई दिया कि ये बीजेपी के नेताओं को समझाया गया था कि उन्हें कोई हल्की बात नहीं करनी है, कोई उल्टे सीधे बयान नहीं दे देने हैं, और कोई भी पूरे इलेक्शन के दौरान, कैंपेन के दौरान कोई ऐसी बात नहीं मिली जिसको ममता बनर्जी एनकैश कर सके। और फिर चौथी बात, जो तृणमूल कांग्रेस थी, उसमें आपसी क्लैश लीडरशिप का, अभिषेक बनर्जी की TMC अलग, ममता बनर्जी की TMC अलग, उन दोनों का क्लैश, उसको भी पूरी तरह से बीजेपी के लोगों ने एक्सप्लॉइट किया। तो कुल मिलाकर इलेक्शन लड़ना, इलेक्शन रणनीति बनाना और इलेक्शन ईमानदारी से लड़ना, सही इशूज पर लड़ना, साफ साफ कहना कि हमें हिंदू कंसोलिडेशन चाहिए, साफ साफ कहना हमें हिंदुओं का वोट चाहिए, साफ साफ कहना कि यहाँ तुष्टीकरण होता है, उससे लड़ने की ज़रूरत है, साफ साफ कहना कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर बुरी हालत है, उससे लड़ने की ज़रूरत है, महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, उससे लड़ने की ज़रूरत है। तो बड़ी क्लैरिटी थी अपने नैरेटिव में, जबकि ये पहला इलेक्शन था जब ममता बनर्जी के नैरेटिव में क्लैरिटी नहीं थी, किस लिए लड़ रही हैं वो बार बार मंदिर बनाने की बात, यहाँ मंदिर बनाया, वहाँ मंदिर बनाया, लोग समझते हैं ये सब नाटक है, इन सब का नुकसान उनको हुआ। स्पेशली महिला होने के नाते पश्चिम बंगाल में महिलाओं के क्या हालत थी, कैसे केसेस हुए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या केस हुआ, उस केस के ऊपर सरकार ने रिएक्ट कैसे किया, पुलिस ने कैसे रिएक्ट किया, ममता बनर्जी ने कैसे रिएक्ट किया, क्या महिला पर अत्याचार करने वालों को बचाने की कोशिश की। जब ये मैसेज गया कि ये तो क्रिमिनल्स को बचाने की कोशिश की जाती है, लूटने वालों को बचाने की कोशिश की जाती है, तो फिर जनता रिएक्ट करती है, और वो रिएक्ट ऐसा ही हुआ जो अभी दिखाई दे रहा है। 200 सीटों पर बीजेपी आगे है, ये उन सारी बातों का रिएक्शन है। विजय जी, और एक जैसे रॉ नर्व जनता के बीच बीजेपी ने छू ली थी, और इसको शायद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, अमित शाह ने इसको बहुत बहुत जल्दी रियलाइज कर लिया था कि लोगों के बीच जैसे एक घुटन सी है। जब उन्होंने डे 1 से कैंपेन में भय नहीं भरोसा कहना शुरू किया, डरो मत, उनको आत्मविश्वास दिया, तो जैसे जनता इस बात का इंतजार कर रही थी कि कोई हमें आश्वासन देने वाला है। ये बिल्कुल ठीक बात है। और यदि आप भारतीय जनता पार्टी की पिछले 10 साल की, 20 साल की पॉलिटिकल हिस्ट्री देखें, तो उनको ये समझ में आता है कि भय जो है ना, सिक्योरिटी जिसे आप कहते हैं, लड़कियों की, आम आदमी की, वो एक बड़ा कोर इशू होता है, और वो बहुत जल्दी कनेक्ट करता है। आप 2017 का चुनाव देखिए उत्तर प्रदेश का, अखिलेश यादव के खिलाफ जो सबसे बड़ा कैंपेन था वो गुंडागर्दी को लेकर था, कि लड़कियां सुरक्षित नहीं है, रात को नहीं निकल सकते, भय होता है, और उसने उस पूरे चुनाव को बदल दिया। मतलब एक मेजर फैक्टर, और भी बहुत सारे कारण रहते हैं, हर चुनाव के अलग अलग कारण होते हैं, वो रहा। बिहार का ये वाला चुनाव देख लीजिए, बीजेपी सरकार में थी, नीतीश कुमार सरकार में थे, लेकिन फिर भी उन्होंने आरजेडी का जो गुंडा राज है उसको एक पूरा बड़े पैमाने पर, बड़े स्केल पर दिखाया, और लोगों को याद दिलाया कि सिक्योरिटी जो है सबसे बड़ा इशू है। तो इसलिए बीजेपी उस कनेक्ट को जानती है, उस पर काम हुआ। और जैसे कल हम चर्चा कर रहे थे, मैंने कहा था कि क्या हम 2006 और 2011 के चुनाव को 2021 और 2026 के चुनाव के साथ जोड़ सकते हैं। याद हो आपको ये बात कही थी कि ये इसलिए कह रहा हूँ कि ये फ्लूक चुनाव नहीं है, कि 2006 में जैसे ममता बनर्जी ने चुनाव लड़ा,
लेकिन तृणमूल कांग्रेस जीत गई, लेफ्ट पार्टी वहाँ पर जीत गई है और 235 सीट आ गई। तो सबको लगा कि नहीं, कोई हरा नहीं सकता। लेकिन 211 में वो जो नींव का काम किया था 28% वोट का तृणमूल कांग्रेस ने, वो 2011 में दिखाई देता है और वहाँ सरकार बनता है। ऐसा ही 2021 में हुआ। 2021 में भारतीय जनता पार्टी तो तृणमूल से 10% आगे 38% वोट पर पहुंच गई और उसने एक नींव बना दी 77 सीट के साथ और 38% वोट के साथ। अब उससे आगे उसको बढ़ना था 2026 के लिए, तो वो 6% जो कल परसों हम लोग चर्चा भी कर रहे थे कि कितना परसेंट वो वोट बढ़ा सकते हैं, वो परसेंट वोट बढ़ाया। तो ये 2 इलेक्शन का पूरा एक्सरसाइज है। तब भी ये लग रहा था कि ममता बनर्जी 2021 में नहीं हारी तो 2026 में कैसे हारेंगी। लेकिन वो जो नींव बन गई थी, वो जो नब्ज पकड़ी गई है, वो जो डर वाली नब्ज पकड़ी गई है देवेंद्र, वो सिर्फ पकड़ी नहीं, वो सिर्फ माउथ से बोली नहीं गई, वो सिर्फ मुंह से उठाई नहीं गई, वो कनेक्ट किया गया। वो अमित शाह का कैंप करना, वहां पर रुकना, कार्यकर्ताओं को ये विश्वास दिलाना कि मैं यहीं पर हूं, कुछ भी नहीं होगा, फिर सेंट्रल फोर्सेस का आ जाना और ये यकीन दिला देना पूरी तरीके से कि आप जब वोट डालने के लिए निकलेंगे या बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए कार्यकर्ता निकलेंगे तो कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं प्राची। और 2021 के विधानसभा चुनाव के नतीजे को भी देखें तो पर्सनली अमित शाह जी के लिए वो बहुत बड़ा झटका था। मतलब उनका ये मानना था कि उस चुनाव में ही बीजेपी की जीत हो जानी चाहिए थी और जैसे वो हार हुई तो उसके बाद एक करारा झटका उनके लिए। और एक तरह से उस दिन से उन्होंने अगले चुनाव के लिए तैयारी करनी शुरू कर दी थी और उन चीज़ों को देखते हुए कि क्या क्या कमियां हैं। उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ थी वो नैरेटिव की भय, और भय के अगेंस्ट हमारा क्या होना चाहिए, तो भरोसा होना चाहिए। उसी के इर्द गिर्द इस पूरे इलेक्शन को रखा गया। भय जो कि वहाँ के लोगों में होता है, भरोसा कि आपको अब डरने की ज़रूरत नहीं है, हमने इतना सेंट्रल फोर्सेस दे दिए, भरोसा इस बात का कि अगर मिस गवर्नेंस रहा है तो हम गवर्नेंस आपको देंगे। तो पूरा इलेक्शन को उसके इर्द गिर्द रखा गया और बीजेपी खास तौर पे प्राची बहुत सतर्क नजर आती थी और बैठकों में इस बात को कहा जाता था कि हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर बांग्लादेश में जो घटनाएं हुई थी और उसके बाद घुसपैठ के मुद्दे को उठाया जाना, इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं है। मतलब सटल हिंदुत्व पे जाना है और गवर्नेंस को फोकस में रखना है, जिससे वो बंगाली हिंदू माइंडसेट जो कि सीधे सीधे उस तरह के पॉलिटिक्स को विश्वास पॉलिटिक्स में यकीन नहीं करता, वो भी साथ में आ जाए। और उसी के इर्द गिर्द पूरे कैंपेन को रखा गया। कैंपेन के दरमियान भी बार बार इस बात को कहा जाता था कि कोई भी ऐसी बात ना बोलें जिससे इलेक्शन खराब हो जाए। जी।